अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। प्रशांत किशोर तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत मानता हूं उनको। एक तो हमारे पटना साइंस कॉलेज के ही हैं, हमसे जूनियर हैं। मैं समझता हूं बहुत ही कम लोग उतना परिपक्व होगा पॉलिटिकली जितना प्रशांत किशोर हैं, और एकदम उन्होंने बिहार को नाप डाला है, या गांव ग्रामीण क्षेत्रों से जाकर वो बहुत अच्छा प्रभाव पैदा कर रहे हैं, जगह जगह गए। लोगों में उनके प्रति काफी विश्वास बढ़ रहा है, और पहले से प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा जिस कमिटमेंट के साथ वो लगे हुए हैं, उनके बारे में सुन रहा हूं, जिस कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं, मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि मुझे पूरा यकीन है, विश्वास ही नहीं बल्कि मेरी शुभकामना है, प्रार्थना है और कामना भी है कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है, और उज्जवल हो इसकी कामना करते हैं, क्योंकि वो एकदम ग्राउंड जीरो कहते हैं या डाउन टू अर्थ तो खुद है ही, लेकिन इतने इंटेलिजेंट है और बातों को समझते हैं, बातों का इतने बढ़िया जवाब देते हैं। राजनीतिक सूझबूझ तो उनके अंदर खसक की है। बंगाल में ही इन्होंने कहा था ना कि रूलिंग पार्टी को अगर 3 डिजिट में आ जाएगा, 2 डिजिट क्रॉस नहीं करेगी, और अगर आ गया 3 डिजिट में तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये तो आप सबको पता है, उन्होंने कहा था, और वैसा हुआ। ऐसा बहुत जगह हुआ। 75% से ऊपर आता है किसी को तो आप डिस्टिंक्शन के काबिल मानते हैं, उसको ऑनर्स के काबिल मानते हैं। तो मैं कहता हूं ये डबल डिस्टिंक्शन वाले हैं प्रशांत किशोर। हम क्रिकेटर रहे, कोई जिक्र ही नहीं करता। विराट कोहली मेरे कैप्टनशिप में खेलने कभी जिक्र किया है किसी ने? क्यों नहीं करते भाई? एज अ प्रोफेशन आई वाज अ क्रिकेटर, आई प्लेड गुड क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट खेले हैं हम। जब तेजस्वी यादव अंडर 15 का डेब्यू कर रहे थे 2003 में जम्मू कश्मीर के सामने, तब विराट कोहली दिल्ली अंडर 15 के कैप्टन थे। तो विराट उनकी कैप्टनसी में खेले, इसकी क्लैरिटी कहीं नहीं मिलती है अब तक जितना हमने रिसर्च की। तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला जिसमें 20 रन उन्होंने बनाए थे, सिर्फ एक मैच, 2 पारी 10 रन। जहां तक बात लिस्ट के मैचेस की है, तेजस्वी यादव ने 2 मैच खेला है, उसमें 14 रन बनाए थे, 7 का एवरेज था। और जहां तक बात T20 क्रिकेट को लेकर है, तो तेजस्वी यादव ने 4 मैच खेले थे जिसमें 3 रन बनाए थे, 3 का एवरेज था। ये तेजस्वी यादव साहब का स्टैट था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 2008 से लेकर 2012 तक आईपीएल की दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा थे। हालांकि इस दौरान वो ज्यादा समय बेंच पर ही बैठे रहे, उन्हें प्लेइंग 11 में खेलने का कभी मौका नहीं मिला। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? नौवां फेल आदमी है। क्रिकेट खेलने गए तो पानी ढोते थे। कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है, लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. बिहार की खुशहाली का जन सुराज यात्रा। जन सुराज, जनता का अच्छा शासन। उम्मीदों की एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लाखों दिलों में तय हो रही है। ये यात्रा है आम आदमी की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, शोषितों और वंचितों की, हर उस इंसान की जो सपने देखता है जब लोग सरकार से हताश और नाउम्मीद हो चुके हैं। इस यात्रा ने लाखों लोगों को हिम्मत, आवाज और ताकत दी है। सच बोलने की, कमजोर के साथ खड़े रहने की। लोगों का साथ, प्यार और विश्वास इस बात का संकेत है कि बदलाव संभव है। प्रशांत किशोर ने इस यात्रा के दौरान उनकी बातें सुनी जिन्हें कभी नहीं सुना गया। इसको भी आप चुनकर निकाल दीजिएगा। भरोसा Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and
all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been दम है। Is it such a black age for Bihar? It is. See, India मतलब पुअर कंट्री में आएगा पर कैपिटा बेसिस पे, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी क्लेम कर ले। देश की पर कैपिटा आय है भी 1,35,000। बिहार के ज्यादातर जिलों की पर कैपिटा आय है 25,000, 30,000। सो वी आर लाइक 1/5 ऑफ इंडियन एवरेज। तो आप समझिए कि यहाँ पे गरीबी का आलम क्या है। और ये मैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ, उसमें भी जो नीचे हैं उसकी तो बात ही मत करो। करेक्ट। करीब 70 से 80% लोग यहाँ ऐसे हैं जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, 100 रुपीज नहीं कमा रहे हैं। इतनी गरीबी है। आप गांव में घूम रहे हो, देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 50 से 60% जो नवयुवक हैं गांव में, वो तो माइग्रेट कर गए हैं। वो सारे लोग बाहर चले गए पलायन मजदूरी कर। देश में विपक्ष कमजोर कभी नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि 60% जनता हमेशा व्यवस्था से नाखुश है, या व्यवस्था से उसको शिकायतें हैं, या उससे बेहतर एक्सपेक्टेशन है। तो विपक्ष तो होता ही होता है। डिपेंड ये करता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, फॉर्मेशन है, उसको कितना वो कैपिटलाइज कर पा रही हैं, कितना गैल्वेनाइज कर पा रही है। तो विपक्ष आपको दिखेगा, वो विपक्ष शुरुआती दिनों में कम से कम, अगर पार्टियों के फॉर्म में ना दिखे तो आपको जनता की ओर से दिखेगा। फिर मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। पहले जो 14 से 19 का जो टर्म था मोदी जी का, संख्या 2019 से 24 के मुकाबले कम थी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पब्लिक प्रोटेस्ट एक ही हुआ, वो लैंड एक्विजिशन बिल पर हुआ था। और इसकी चर्चा इतनी चैटर नहीं होती है, लेकिन वो फेसलेस था, पब्लिक का प्रोटेस्ट था, और सरकार को 4 बार अध्यादेश सरकार ने रिन्यू किया, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को बैक ट्रैक करना पड़ा। पूरे 5 साल में एक पब्लिक एजिटेशन ऑन रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंस। दूसरे टर्म में मोदी जी की ताकत ज्यादा रही है, संख्या ज्यादा रही है, लेकिन 3 बड़े पब्लिक प्रोटेस्ट हुए और तीनों में सरकार को झुकना पड़ा। फार्मर्स प्रोटेस्ट में तीनों लॉ को वापस लेना पड़ा, सीए एनआरसी को 4 साल तक एबेंस में रखा हुआ था, अभी लेकर आए हैं, और SC ST एक्ट पर भी जो एजिटेशन शुरू हुआ, 10 दिन के अंदर सरकार को झुकना पड़ा। तो ऑलरेडी 3 times इंक्रीज इन द सेकेंड टर्म। आई सी इन कमिंग टेन्योर there will be more public protest or dissent of the scale that would be noticed, even if parties do not किस तरह की चीजों पे हो सकता है ये? मैंने बताया वो तीनों चीज, क्योंकि जो रूरल डिस्ट्रेस है, रूरल वेज, जो स्टैग्नेशन ऑफ रूरल वेज, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कोविड के बाद डिमोनेटाइजेशन, कोविड, जीएसटी जिसको कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कह रहे हैं, उसका एक उसका फायदा तो है कि आपका जीएसटी बढ़ रहा है, लेकिन जो
इनफॉर्मल इकोनॉमी थी उसमें उसका हिट भी हुआ है। और अगर उसको सरकार प्रोएक्टिवली एडिक्वेटली कॉम्पनसेट नहीं करती है तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। तो पब्लिक प्रोटेस्ट मुझे लग रहा है कि वो इन तीनों मुद्दों में किसी पर या इससे एसोसिएटेड मुद्दों पर, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी है तो जो आरक्षण पर आंदोलन होता है उसको आप बेरोजगारी से लिंक करके देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो लोग खाली बैठे हैं। सरकार मारामारी है कि 10 सीट है भाई मुझे पहले मिले कि आपको मिले। अगर देयर वुड हैव बीन प्लेंटी ऑफ जॉब्स देन प्रोबब्ली देयर वुड बीन लेस पीपल लेस वरीड अबाउट रिजर्वेशन पर से। तो मुझे लगता है कि ये तीनों मुद्दे सरकार के लिए हेडेक बने रहेंगे और इसको लेकर पब्लिक प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। जहां तक आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों का भविष्य, इफ कांग्रेस willing and able to change the status quo in their leadership, in their approach, I think they would have a very good chance going forward because 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई होगी। जब आप कह रहे हो कि लीडरशिप बदलने की जरूरत है, स्टेटस को बदलने की मैं जरूरत है, लीडरशिप तो बदलने की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो माइंड सेट है। देखिए आप जो कांग्रेस को या राजनीतिक पार्टियों को करीब से देख रहे हैं वो ये बताएंगे कि बाय एंड लार्ज कुछ चेहरे बदल सकते हैं, अहमद पटेल की जगह वेणुगोपाल आ गए होंगे, लेकिन जो कांग्रेस के फंक्शनिंग का जो तरीका है, डिसीजन मेकिंग है, वो बाय एंड लार्ज 14 और 24 में बिल्कुल बदला नहीं है, बिल्कुल नहीं बदला है। बीजेपी को आप देखिए, उनको 2004 में वो हारे, 9 में हारे, 14 में जो बीजेपी चुनाव लड़ी वो एक नए नेतृत्व में नए तरीके से, भले सही हो गलत हो लेकिन उन्होंने उसको चेंज किया। आडवाणी जी के नेतृत्व में जब भाजपा हारी तो दे डिडंट कंटिन्यू विथ इट, दे चेंज, दे destabilize the status quo, they tinkered with it at least to begin with। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को जब स्टेटस को से हटना होगा, वो लीडरशिप में है, उनके काम करने के तरीके में है, पब्लिक आउटरीच में है, हर चीज में। स्टेटस को से अगर नहीं हटेंगे तो सिर्फ आप चाहे किसी ए को बनाइए, बी को बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इफ दे डू दैट दे वुड पुट ए फॉर्मिडेबल चैलेंज, दे कुड पुट फॉर्मिडेबल चैलेंज टू मोदी जी। आपने लीडरशिप की बिकॉज यू हैव टू सी इन कंजंक्शन विथ इंटरनल वीकनेस ऑफ बीजेपी विच आई हैव बीन टेलिंग, मतलब लोग पूछते रहते हैं बीजेपी की क्या कमजोरी है, तो इन 10-12 सालों में जो बीजेपी की एक कमजोरी जो बढ़ती ही जा रही है एक तरीके से, जो कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है, द ओवर डिपेंडेंस ऑफ नरेंद्र मोदी। तो जैसे कांग्रेस की हालत थी, एक समय आया कि इंदिरा जी पे उनकी डिपेंडेंस इतनी हो गई कि जिस दिन इंदिरा जी थोड़ी अनपॉपुलर हुई तो सेकेंड लाइन कुछ बचा नहीं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी उस दिशा में बढ़ गई है जहां पर कि उनकी पूरी डिपेंडेंस जो है वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी पर है। अगर वो थोड़ा सा हिला, एज वी गो अलोंग, हीज पॉपुलैरिटी, हीज एबिलिटी टू ट्रांसफर वोट, हीज एबिलिटी टू फेच वोट फॉर एट एवरी लेवल, बी फ्रॉम पंचायत टू असेंबली टू लोकसभा, विल बी अफेक्टेड एंड डेटा इज ऑलरेडी सजेस्टिंग दैट इट इज ऑलरेडी गेटिंग अफेक्टेड। मुझे लगता है कि वो दिक्कत आए। ये भ्रम है लोगों का कि भैया बिहार से बड़ा कलेक्टर बनता है, कोई बिहार से कलेक्टर नहीं बन रहा है। वो लोग बन रहे हैं जो बिहार छोड़कर चले गए, बिहार के रहने वाले हैं, और उसमें ज्यादातर लोग लौटने वाले नहीं हैं। हम लोग भी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। अब वो जमाना चला गया कि जब आप साइंस कॉलेज में पढ़िएगा, पटना कॉलेज में पढ़कर कलेक्टर इंजीनियर बनिएगा। अब यहाँ पर नीतीश कुमार ने, लालू ने सबके हाथ से किताब हटाकर सबके हाथ में तस्तरी पकड़ा दिया। खिचड़ी खाइए, घरे आइए, कॉलेज में जाइए तो डिग्री लीजिए, घरे आ जाइए, पढ़ाई होना नहीं है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा। लेकिन यहाँ आदमी को समझना ही नहीं है। बिहार में हर आदमी किसी न किसी का बंधुआ मजदूर बन गया है वोटर के नाम पे। तो बंधुआ मजदूर के समाज में आपके बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। जिनके मन में ये बात है कि भाई अगर पहले के प्रयासों से फायदा नहीं हुआ तो ये प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप डॉक्टर के पास कभी गए होंगे जीवन में, कोई आपका बच्चा अगर बीमार पड़ गया, भगवान न करे किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई उसको लाइलाज बीमारी हो जाए, डॉक्टर के पास आप जाते हैं और एक दवा है जिस पर एक्सपायरी लिखा हुआ है, ये दवा का एक्सपायरी डेट होता है, दवा खत्म हो गया, उसका कोई लाभ नहीं है। और डॉक्टर साहब बताते हैं कि जो दवा अभी तक हम कर रहे थे वो तो एक्सपायर्ड है, उसका कोई अब लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन एक दवा मार्केट में अभी आया है, अभी ट्रायल में चल रहा है, गारंटी नहीं है कि लगाएंगे तो ठीक ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो हम आपके बच्चे को देकर देख सकते हैं, संभव है 50% शायद काम कर जाए। तो आप क्या कहिएगा? जो दवा फेल हो गया उसको दीजिएगा
आकि जो नई दवा बाजार में आई है जिसमें 50% काम करने की संभावना है उसको दीजिएगा। तो भैया जो पहले से दल यहाँ है वो सब एक्सपायर्ड फेल दल है। जन स्वराज जो आप बना रहे हैं इसमें 5% ठोस सही हो, लेकिन 5% तो संभावना है कि शायद ठीक हो जाए। तो निर्णय आपको करना है कि 100% फेल वाले के साथ रहना है, कि जिस सब में 5-10% संभावना है वहीं। हम 100% संभावना की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 5% भी संभावना है तो बिहार के हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए। क्यों? आपके पास पहले से विकल्प जो है वो तो सब जीरो है। अरे किसी दूसरे राज्य में अगर कोई नया प्रयास होता तो एक बार को जनता ये सोचती कि जो पहले से चल रहा है इससे अच्छा कोई होगा कि नहीं। बिहार में तो इतना गर्त में है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो जो विकल्प मिल रहा है इससे तो बढ़िया होगा जो पहले से 30 बरस से चल रहा है। तो इस पर दिमाग मत लगाइए कि इसमें कितना सफलता मिलेगी। सफलता उसमें उतनी ही मिलेगी जितना समाज ईमानदारी से इस सफलता को के पीछे अपनी ताकत और बुद्धि लगाए। आप नीतीश जी को क्रिटिसाइज करते हैं, आप बीजेपी पर अटैक नहीं करते उतना जितना आप आरजेडी पर अटैक करते हैं, तो क्या बीजेपी के प्रति आप थोड़े सॉफ्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसका उलट है। देखिए, लालू जी और नीतीश की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि पिछले 30-32 सालों से सरकार तो या तो लालू जी ने चलाई है या नीतीश जी ने चलाई है। लेकिन जब भी मेरे से पूछा गया है कि बिहार के बदहाली के लिए, बिहार के पिछड़ापन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है, तो मैंने हमेशा कहा है कि वो कांग्रेस और भाजपा। वो इसलिए कि लालू जी अपने दम पर सिर्फ बिहार एक ही बार जीते हैं, 1990। बाकी सारे टाइम में कांग्रेस की बैसाखी पकड़कर उन्होंने सरकार चलाई। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को पता नहीं है कि देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य बिहार है। ऐसा तो पता नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को यह नहीं पता है कि लालू जी के राज में बिहार में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने लालू जी को वो आजादी दी, वो लिवरेज दिया, वो अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि उनको 10, 15, 20 सांसदों का लालच था कि लालू जी की मदद से वो सांसद जीत कर जाए और दिल्ली में उनका राज चलता रहे। वही चीज भाजपा कर रही है। नीतीश बाबू तो अपने ताकत पर आज तक बिहार